दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर मैं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज कुछ नई बातें सीखते हैं। आज की वीडियो है देवनागरी लिपि का विकास। जैसा कि विद्यार्थियों आप सबको विदित है कि जिस भाषा में मैं बोल रहा हूँ उसको हिंदी कहते हैं, और ये जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये एक लिपि है। और ये लिपि कौन सी है? तो वो देवनागरी है। तो उस लिपि का क्या विकास है, कैसे इसका नामकरण हुआ, कैसे इसका संशोधित समितियों के द्वारा इसे विशिष्ट बनाया गया बदल बदल करके, और तुलनात्मक दृष्टि से हम कैसे इसको विशिष्ट और वैज्ञानिक लिपि माने अन्य लिपियों की तुलना में, जैसे कि फारसी लिपि है, रोमन लिपि है या अन्य लिपि है उनसे। तो इन सब को लेकर के देवनागरी लिपि के ऊपर विशिष्ट रूप से हम वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम 3-4 वीडियो बनाएंगे, बहुत छोटी छोटी वीडियो बनेंगी, बहुत लंबी वीडियो नहीं रहेंगी। तो एक वीडियो हम ये बनाएंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं, और एक वीडियो बनाएंगे देवनागरी लिपि को याद कैसे करें, ट्रिक क्या है उसकी, उसमें कितनी उपभाषाएं हैं, हिंदी को लेकर के कितनी बोलियां हैं, वो सब भी चर्चा करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देवनागरी लिपि का विकास, इसमें नामकरण, विकास और संशोधन को लेकर के चर्चा है। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहा जाता है। किसी भाषा को जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से लिखा जाता है उन ध्वनि संकेतों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो ये लिपियां हैं जिन भाषाओं को जिसमें लिखा जाता है। भारत के प्राचीन शिलालेखों एवं सिक्कों में 2 लिपियां मिलती हैं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, जो पहले गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि और अंततः 10वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि के रूप में विकसित हुई। तो इस तरह से ये लिपि, देवनागरी लिपि विकसित हुई। कहाँ से निकली, क्या नाम था उसका, बाद में क्या पड़ा, ये सब आप देख सकते हैं। नामकरण। देवनागरी लिपि के नामकरण के संबंध में कई मत प्रचलित हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नवत हैं। कुछ विद्वानों ने गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि होने से इसे नागरी लिपि कहा है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार नगर की लिपि होने से इसे नागरी लिपि कहते हैं। एक अन्य मत से नागवंशी राजाओं की लिपि होने से इसे नागरी कहा गया। तंत्रिका चिन्ह देवनगर से संबंधित होने के कारण इसे नागरी कहा गया। स्थापत्य की एक शैली नागर शैली थी, जिसमें चतुर्भुजी आकृतियां होती थीं। नागरी लिपि में चतुर्भुजी अक्षर ग, प, भ, म आदि हैं, अतः इस कारण से इसे देवनागरी लिपि कहा गया। वस्तुतः ये सभी मत अनुमान पर आधारित हैं, अतः इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। अर्थात ये सारे जो मत हैं, इनकी कोई ठोस वजह नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि इसके पीछे ये कारण है, इस लिपि का ये नाम हुआ, इसलिए बहुत मान्य नहीं है। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा को नागरी कहा जाता था, जो बाद में देव भाषा संस्कृत से जुड़ गई। परिणामतः नागरी का नाम देवनागरी हो गया। ये एक प्रमाण, ठोस कारण है जिसके पीछे ये कारण बताया जाता है। देवनागरी लिपि का विकास। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकुल नरेशों में भी यही लिपि प्रचलित थी, और 9वीं शताब्दी में बड़ौदा के ध्रुवराज ने भी अपने राज्यादेशों में इसी लिपि का प्रयोग किया है। ये लिपि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में प्रचलित रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदि प्रांतों में उपलब्ध शिलालेख, ताम्रपत्रों, हस्तलिखित प्राचीन ग्रंथों में देवनागरी लिपि का ही सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। आजकल देवनागरी की जो वर्णमाला प्रचलित है वह 11वीं शती में स्थिर हो गई थी, और 15वीं शती तक उसमें सौंदर्यपरक स्वरूप का भी समावेश हो गया था। यानी 11वीं शती में ये वर्णमाला स्थापित हो गई थी, लेकिन उसके बाद संशोधित होते रहे। तो आज तक हो रहे हैं, संशोधित तो होते ही रहेंगे। नई चीज़ें आती हैं तो उसमें जुड़ जाती हैं, कुछ चीज़ें पुरानी जो बहुत
अनावश्यक लगती हैं उसे हटा दिया जाता है, तो परिवर्तन होता रहता है। ईसा की 8वीं शती में जो देवनागरी लिपि प्रचलित थी उसमें वर्णों की शिरोरेखाएं 2 भागों में विभक्त थी, जो 11वीं शती में मिलकर एक ही हो गई। 11वीं शताब्दी की यही लिपि वर्तमान में प्रचलित है और हिंदी, संस्कृत, मराठी भाषाओं को लिखने में प्रयुक्त हो रही है। देवनागरी लिपि पर कुछ अन्य लिपियों का प्रभाव भी पड़ा है। ये जो बात है, संस्कृत, मराठी, हिंदी, यहाँ तक कि नेपाली भी, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, आपने देखा होगा। उदाहरण के लिए गुजराती लिपि में शिरोरेखा नहीं है। आज बहुत से लोग देवनागरी में शिरोरेखा का प्रयोग लेखन में नहीं करते, ये आपने देखा होगा। बहुत सारे लोग जब हिंदी लिखते हैं, देवनागरी लिपि लिखते हैं, तो ऊपर वाली जो लाइन है उसे शिरोरेखा कहते हैं, वो नहीं खींचते हैं। हाँ, इसके पीछे कई कारण है, समय का बचाव भी है, आदत भी है, और एक बड़ा कारण है पूर्व में इसका प्रयोग नहीं किया जाता था, वो भी एक कारण है। इसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन लिपि में प्रचलित विराम चिन्ह भी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी ने ग्रहण कर लिए हैं। यानी कि भाषा या लिपि में दूसरी लिपियों से भी कुछ चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो सहयोग करे उस लिपि को विशिष्ट या बेहतर और सरल और सुगम बनाने के लिए, तो स्वीकार कर ली जाती हैं और करनी भी चाहिए, होता है अक्सर। देवनागरी में सुधार और संशोधन कब कब और कैसे कैसे हुए। देवनागरी लिपि में समय समय पर अनेक सुधार एवं संशोधन होते रहे हैं, जिन्हें देवनागरी लिपि का विकासात्मक इतिहास कहा जा सकता है। ये सुधार इसके दोषों का निराकरण करने हेतु तथा इसे लेखन एवं टंकन आदि की दृष्टि से, टंकन मतलब टाइप करना, अधिक उपयोगी बनाने हेतु किए जाते हैं। इन सुधारों एवं संशोधनों का क्रमबद्ध विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है कि कैसे कैसे कब कब संशोधित हुए और कौन कौन सी कमेटियाँ या परिषद बैठी उस समय। सर्वप्रथम बंबई के महादेव गोविंद रानाडे ने एक लिपि सुधार समिति का गठन किया। तदंतर महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे ने सुधार योजना तैयार की। सन 1904 में तिलक ने केसरी पत्र में देवनागरी लिपि के सुधार की चर्चा की। परिणामतः देवनागरी के टाइपों की संख्या 190 निर्धारित की गई और इन्हें तिलक टाइप कहा गया। यानी कि उस समय ये भी था, कुछ लोगों ने अपने हिसाब से परिवर्तन किए तो अपने ही नाम से उस चीज़ को प्रचलित कर दिया। तत्पश्चात वीर सावरकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और काका कालेलकर ने इस लिपि में सुधार का प्रयास करते हुए इसे सरल एवं सुगम बनाने का प्रयास किया। हरिजन पत्र में काका कालेलकर ने देवनागरी की स्वर ध्वनियों के स्थान पर ए पर मात्राएं लगाने का सुझाव दिया। हरिजन पत्र आप जानते हैं गांधी जी के समय उनका निकालते थे। हाँ, काका कालेलकर उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। तो ए पर मात्राएं लगाने का सुझाव दिया, जिससे देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कम की जा सके। काका कालेलकर की बहुत सी पुस्तकों में इस लिपि का प्रयोग किया गया है। इस लिपि का एक उदाहरण प्रस्तुत है, जैसे ए की मात्राएं कैसे लगती थी। जैसे कि वाक्य है, उसके खेत में ईख अच्छी है। इसे ए की मात्रा लगाते हुए काका कालेलकर ने ऐसे लिखने का सुझाव दिया कि उसके खेत में ईख अच्छी है। अब देखिए यहाँ पर ए पर ही ऊ की मात्रा लगा दी, ए पर ही बड़ी ई की मात्रा लगा दी, इस तरह से। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने यह सुझाव दिया कि प्रत्येक वर्ण में पंचम वर्ण गे, ये, मैं, न, ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, जैसे कि अंग, अंक, पंच, पंच, कंबल, कंबल, कंधा, कंधा, इस तरह से, कंठ, कंठ। श्याम सुंदर दास जी का सुझाव व्यवहारिक था, इसलिए आज के लोग पंचमाक्षरों के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। प्रचलन में देखा होगा, आज तो चंद्र बिंदु तक हट गया है, सिर्फ अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु की जगह सिर्फ बिंदु यानी कि अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। डॉक्टर गोरख प्रसाद का सुझाव था कि मात्राएं व्यंजनों के दाहिनी ओर ही लगाई जाएं, अर्थात जो मात्राएं प्रचलित देवनागरी में दाएं बाएं ऊपर नीचे लगती हैं वे सब व्यंजन के दाहिनी ओर लगनी चाहिए। काशी के विद्वान श्रीनिवास जी का सुझाव था कि देवनागरी लिपि के वर्णों की संख्या कम करने हेतु उसमें से सभी महाप्राण ध्वनियाँ निकाल दी जाएं तथा अल्प प्राण ध्वनियों के नीचे कोई चिन्ह लगाकर उन्हें महाप्राण बना दिया जाए। जैसे कै को ख बनाने के लिए कै के नीचे रेखा खींचकर उसे महाप्राण बना दिया गया है, अर्थात कै बराबर कै, उसको आधा अक्षर लिख दीजिए या फिर हलंत लगा दीजिए उसके नीचे, ये प्रक्रिया है।
सन 1935 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। आपको पता होगा महात्मा गांधी जी हिंदी के बड़े समर्थक थे। 5 अक्टूबर सन 1941 को इस लिपि सुधार समिति ने निम्न सुझाव दिए: सभी मात्राओं, अनुस्वार, रेफ आदि को ऊपर नीचे न रखकर उच्चारण क्रम में रखा जाए, जैसे कि कुल, मूल, जेल, धर्म, इस तरह से लिखने का सुझाव दिया गया। ह्रस्व ई की मात्रा को भी व्यंजन के आगे लगाया जाए, किंतु उसे नीचे तनिक बाईं ओर मोड़ दिया जाए और दीर्घ ई की मात्रा को तनिक दाईं ओर मोड़ दें, जिससे उनमें अंतर किया जाए, यानी कि दोनों मात्राएं एक तरफ लगें। ये पहले एक सुझाव ये भी आया था जिस प्रकार से, जैसे कि मिल, अब ये दोनों मात्राएं बड़ी ई की मात्राएं लग रही हैं, कोई फर्क नहीं है, बस इतना ये है कि छोटी ई को दाईं ओर मोड़ दिया और बड़ी ई को बाईं ओर मोड़ दिया। संयुक्त अक्षरों में आधे अक्षर को आधे रूप में और पूरे अक्षर को पूरे रूप में लिखा जाना चाहिए, जैसे कि प्रेम, भ्रम, भ्रम, त्रुटि, त्रुटि। ये इस तरह का प्रावधान दिया गया। इसमें आप जानते हो प और र है, भय और र है, और तय और र है, तो इनको आधे अक्षर को इसमें ही मिला करके लिख दिया गया है। अगला सुझाव था स्वरों के स्थान पर ए में मात्राएं लगाकर काम चलाया जाए। ये पहले भी आया है। पूर्ण विराम के लिए खड़ी रेखा प्रयुक्त की जाए। ये एक नया प्रयोग था। रव के स्थान पर गुजराती ख का प्रयोग करें। अब देखिए अक्सर ये बहुत सारे लोग अभी भी गलती करते हैं, ख लिखते हुए और रव लिखते हुए। अगर ये अंतर स्पष्ट नहीं हुआ, जैसे कि पहले रव लिखा है, इस तरह से कई लोग ख लिख देते हैं तो समझ में नहीं आता ये रव है या ख है। दूसरा जो ख है वो स्पष्ट हो रहा है, तो ऐसे प्रयोग किया गया। इसी क्रम में सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक लिपि सुधार समिति का गठन किया, जिसने निम्नांकित सुझाव दिए: ए की 12 खड़ी भ्रामक है, उसे समाप्त किया जाए। मात्राएं यथास्थान रहें, किंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर हटाकर लिखा जाए ताकि अक्षर के टच न हो और अक्षर का आकार न बदले। अनुस्वार तथा पंचम वर्ण के स्थान पर सर्वत्र शून्य से काम चलाया जाए, वही बिंदी लगाई जाए। सन 1953 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य प्रदेशों की सरकारों के प्रतिनिधित्व की बैठक बुलाकर इन सुझावों को थोड़े हेर फेर के साथ स्वीकार कर लिया और यह जोड़ दिया कि ह्रस्व ई की मात्रा व्यंजन के दाहिनी ओर ही लगाई जाए, किंतु दीर्घ ई से उसकी भिन्नता दिखाने हेतु उसे तनिक छोटे रूप में कर दिया जाए। ये इस तरह से लिखी जाए जैसे कि अब आज लिखी जाती है किसी किसी। सन 1953 ईस्वी में ही डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने लिपि सुधारों पर गहन विचार विमर्श किया। इस समिति ने विभिन्न प्रांतों के 100 से अधिक प्रतिनिधि और 14 मुख्यमंत्रियों ने भाग लेकर विचार विमर्श किया। समिति के सर्वमान्य सुझाव निम्नवत थे: ख, ध, भ, छ को घुंडीदार ही रखा जाए। इनमें परिवर्तन करने की बात थी, लेकिन यथा जैसा है वैसा रखने की बात निश्चित हुई, फाइनल हुई। संयुक्त वर्णों को स्वतंत्र तरीके से लिखा जाए, जैसे कि प्रेम, प्रेम, श्रेय, श्रेय। इसमें ऐसा नहीं कि जो मिलाए हैं वो अलग अलग लिखे जाएं, स्वतंत्र तरीके से जैसे हैं वैसे। छ का प्रयोग देवनागरी लिपि में जारी रखा जाए, पहले इसको खत्म करने की बात हो रही थी। उक्त सुझावों के अतिरिक्त भाषा विज्ञान के अधिकारी विद्वानों डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी तथा डॉक्टर हरदेव बहारी आदि ने भी देवनागरी लिपि के दोषों का निराकरण करते हुए उसमें कुछ सुधार करने के सुझाव दिए, जैसे कि संयुक्त अक्षरों में प्रयुक्त होने वाली रे ध्वनि के लिए रे के नीचे हलंत लगाकर काम चलाया जाए। संयुक्त अक्षरों छ, श्रय, द्य, त्रय को वर्णमाला से निकाल दिया जाए और इनके स्थान पर छ, शर, दय, तर से काम चलाया जाए। मह, लह, नह, हर, रह संयुक्त व्यंजन होते हुए भी मूल महाप्राण व्यंजन है, अतः इनके लिए स्वतंत्र लिपि चिन्ह होने चाहिए। नागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली आदि भाषाओं के लिए होता है, अतः इन भाषाओं की कुछ ध्वनियों को अंकित करने के लिए देवनागरी लिपि में अतिरिक्त चिन्ह ग्रहण कर लिए जाएं, तो निश्चय ही
सभी भाषाओं को पूरी तरह लिखने की सामर्थ्य इसमें आ जाएगा और तब यह और भी अधिक उपादेय हो जाएगी। इस प्रकार देवनागरी लिपि में समय समय पर अनेक सुधार एवं संशोधन होते रहे हैं। प्रयास यही रहा है कि इस लिपि को अधिकाधिक उपयोगी बनाया जाए। हमेशा संशोधन इसलिए होते हैं कि जो त्रुटियां हैं, जो खामियां हैं, जो दोष हैं, उनको समाप्त करके लिपि को ऐसा बनाया जाए जिससे कि वह सहज हो सके, सभी लोग उसको आसानी से समझ सके और एक रूपता उसमें आ जाए। और जैसा कि बताया गया कि यह अन्य जगह पर लिखी जाती है, अनेक भाषाएं इसमें लिखी जाती हैं, तो उन भाषाओं को भी लिखने में आसानी हो, इसलिए सुधार और संशोधन समय समय पर जरूरी है, आगे भी होते रहेंगे। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो, देवनागरी लिपि का विकास। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रही है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमें बताएं कैसी लगी है। और यदि वीडियो को लेकर के आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछिए, हम उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमने बताया, लिपि पे हम और 2-3 वीडियो बनाएंगे, बहुत छोटी छोटी वीडियो रहेंगी जो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक रहेंगी। तो हमारे चैनल पर आप बने रहें। सभी साहित्य की वीडियो देखने के लिए आप हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके लिए ये आसान रहे कि जो भी वीडियो बने वो तुरंत पहुंच जाए। और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन यानी कि सूचना आपको मिल जाए। तो शुक्रिया विद्यार्थियों, जल्दी ही नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें और देश को सुरक्षित रखें। शुक्रिया, नमस्कार।